नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके एग्जाम के लिए एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास चल रही है। अगर आप एसएससी, जीडी, आरओ, पैट, लेखपाल, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, यूपीएससी पटेट या इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्जाम में जीके जीएस से क्वेश्चन आता है तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी पेन लिख कर बैठिएगा ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाए जा सकें और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। ओके, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने पढ़ा था इससे पहले मौर्यकाल। देखो, मगध महाजनपद 16 महाजनपद में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध महाजनपद। मगध महाजनपद में कुल 7 वंश ने शासन किया था। मगध महाजनपद में शासन करने वाला पहला वंश था हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग के बाद नंद वंश आया। नंद के बाद मौर्य वंश आया। मौर्य वंश ने लगभग पूरे अखंड भारत में शासन किया, लेकिन मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त, जो कि बहुत ही अयोग्य शासक हुआ। इसी का फायदा उठाया पुष्यमित्र शुंग ने एक नया वंश स्थापित कर लिया, शुंग वंश। शुंग वंश भी लगभग 112 वर्ष तक शासन किया। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश आया। कर्ण वंश के बाद सातवाहन वंश आया। अब सातवाहन वंश के बाद कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने पूरे अखंड भारत में राज किया। अब भारत क्या हो रहा था, छोटे छोटे राज्यों में टूट रहा था। छोटे छोटे शासक आ रहे थे। कहीं आपके गुप्त काल के शासक आएंगे तो कहीं आपका प्रतिहार वंश आएगा तो कहीं कन्नौज में वर्धन वंश आएगा। इस तरीके से छोटे छोटे शासक आ रहे थे। इसी का फायदा उठाया विदेशी आक्रमणकारियों ने। इसी टाइम पे भारत में 4 आक्रमणकारी आए। वो 4 आक्रमण तो हुआ, लेकिन आक्रमण करके उन्होंने भारत में अपने वंश, अपनी शाखाएं खोल ली। सबसे पहले आए थे आपके इंडो-ग्रीक, जिन्हें हम हिंदी यमन के नाम से जानते हैं। उसके बाद शाक आए, पहलव आए और कुषाण आए। इन चारों का भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है, इसीलिए इन चारों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है। तो आज की क्लास में हम शकों से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। शक वंश या शकों को सीथियन के नाम से भी जानते हैं। ये मौर्योत्तर काल में भारत में आक्रमण करने वाले दूसरे आक्रमणकारी थे। पहले आक्रमणकारी कौन थे? इंडो-ग्रीक हिंद। इंडो-ग्रीक हिंद ने कब आक्रमण किया था? शुंग वंश के टाइम पर आक्रमण किया था। जबकि शकों का आक्रमण किस वंश के टाइम पर हुआ था? शकों का आक्रमण हुआ था कर्ण वंश के टाइम पर। कर्ण वंश की स्थापना किसने किया था? वासुदेव ने। कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्ण वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या करके सुमुख ने एक नया वंश स्थापित किया था। वो वंश था सातवाहन वंश। जितनी चीजें मैं पढ़ा रही हूँ बस इतनी चीजें याद कर लीजिए। एंशियंट हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इस बात को ध्यान में रख लीजिए। अब देखो, शक निवासी कहाँ के थे? तो ये मध्य एशिया क्षेत्र के निवासी थे और ये भारत में बेलन दर्रा को पार करके आए थे। क्योंकि ये तो विदेशी आक्रमणकारी थे तो ये मूल निवास तो इनका भारत नहीं होगा। इनका मूल निवास क्या था? मध्य एशिया था। भारत में कैसे आए थे? बेलन दर्रा को पार करके आए थे। इन्होंने जब भारत में आक्रमण किया तो भारत में आक्रमण किस वंश के टाइम पर किया था? कर्ण वंश के टाइम पर आक्रमण किया। इनसे पहले कौन आक्रमण कर चुका था? इनसे पहले हिंद यवन के शासक आक्रमण कर चुके थे। इन्होंने क्या कर दिया? इनको यूची वंश के कबीलाई थे, उन्होंने मध्य एशिया से भगा दिया। ये मूल रूप से रहते कहाँ पे थे? मध्य एशिया में। मध्य एशिया में एक जनजाति रहती थी, यूची जनजाति। वो चूंकि एक कबीलाई जनजाति थी, उन्होंने शकों को इतना परेशान कर दिया कि शक वहां से छोड़कर कहाँ पर आ गए? वहां से भारत आए। भारत में इन्होंने पहले महाराष्ट्र के क्षेत्र पे, गोदावरी नदी के तट के क्षेत्र पर अपना आक्रमण किया, वहां पे अपने क्षेत्र का विस्तार किया। धीरे धीरे बाद में शकों ने क्या कर लिया? अपनी 5 शाखाएं भारत में खोल ली थी। शकों ने पहला आक्रमण कहाँ पे किया था? पश्चिम दिशा में महाराष्ट्र के गोदावरी क्षेत्र के तट पर किया था। बाद में धीरे धीरे शक क्या करते हैं? इन्होंने अपनी ही भारत में 5 शाखाएं खोल ली। शक राजाओं को क्षत्रप भी कहा जाता है और इनकी शासन व्यवस्था को क्षत्रप शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी के बाद ये भारत में बसे कहाँ पर थे? एक तो आपके कांधार अफगानिस्तान के क्षेत्र में बस गए थे। तक्षशिला पाकिस्तान के क्षेत्र में बच गए थे। मथुरा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में थे। इसी के साथ से इन्होंने उज्जैन और नासिक महाराष्ट्र के क्षेत्र में
सबसे पहले इन्होंने किस क्षेत्र में अपना विस्तार किया था? सबसे पहले इन्होंने नासिक महाराष्ट्र के क्षेत्र में किस नदी के तट पर किया था? गोदावरी नदी के तट पर। धीरे धीरे इन्होंने क्या कर लिया? अपना और विस्तार कर लिया, मथुरा क्षेत्र को जीत लिया, उज्जैन को जीत लिया, फिर अफगानिस्तान वगैरह के क्षेत्र को भी जीत लिया और तक्षशिला वगैरह के क्षेत्र को भी जीत लिया। तो शकों के बारे में आपको कुछ बातें पता चली। पहली बार तो शक कहाँ के? मध्य एशिया के निवासी से। मध्य एशिया में क्या हुआ? तो यूची जनजाति, एक कबीली जनजाति, उन्होंने शकों को इतना परेशान किया कि शक अपना क्षेत्र छोड़कर भारत में आक्रमण करने आए। जब भारत में इन्होंने पहली बार आक्रमण किया था तो किस वंश का शासन चल रहा था? उस टाइम पे भारत में कर्ण वंश का शासन चल रहा था। अब शकों ने आक्रमण किया, भारत ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। पहले किया महाराष्ट्र क्षेत्र में। महाराष्ट्र क्षेत्र में इन्होंने क्या कर लिया था? कर्ण वंश के शासकों को बहुत परेशान कर लिया था। बाद में क्या होता है? सातवाहन वंश के शासकों के टाइम पे सातवाहन वंश के शासकों के साथ इनका अच्छा खासा युद्ध भी होता है। कर्ण वंश के टाइम पे ये भारत में खुद ही अपनी शक्ति को जमाने की कोशिश कर रहे थे, तो कर्ण वंश के शासकों से इनका कोई युद्ध नहीं होता। और कर्ण वंश का शासन भी बहुत कम तक, लगभग 43-44 वर्ष तक इनका शासन चला था। कर्ण वंश में केवल 4 शासक हुए थे। कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने कर दिया था। अंतिम शासक था सुशर्मा। देखो, इतनी बातें आपको पहले भी पढ़ी हैं। जब अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी होगी, हो सकता है चीज़ें बेटर तरीके से ना समझ में आए, तो उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। अब इन्होंने 5 शाखाएं खोली थी, तो कई बार कुछ पूछ लेता है। सबसे पहले तक्षशिला में शक वंश की स्थापना किसने किया था? तक्षशिला में शक वंश की स्थापना किया था म्यूस ने। पहला शक शासक भी म्यूस को कहा जाता है। देखो, इन्होंने विस्तार रूप से क्षेत्र दिया था, महाराष्ट्र वगैरह का क्षेत्र, लेकिन सबसे पहले तक्षशिला में इन्होंने एक अपनी शाखा खोली थी। वो शाखा खोली किसने थी? म्यूस ने खोली थी। मथुरा में शक वंश की स्थापना किसने किया था? मथुरा में शक वंश की स्थापना किया था आपके राजुल ने। उज्जैन में शक वंश की स्थापना किसने किया था? उज्जैन में शक वंश की स्थापना चिष्टक का यशोमती नाम का भी वर्णन मिलता है। नासिक में शक वंश की स्थापना किसने किया था? भूमिक ने किया था। इसी के साथ साथ कुछ इनके वंश के प्रमुख राजा होंगे, जैसे नापना इस वंश का प्रमुख राजा होगा, रुद्रदामन इस वंश का प्रमुख राजा होगा। उनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेहनत करनी है। अगर आज आपने 1 साल 1.5 साल बहुत अच्छे से मेहनत कर लिया, तो आगे वाली आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। अगर ये 2-3 साल आपने ऐसे गवा दिए, तो आगे वाली लाइफ में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक बात समझ लीजिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे आज 2-3 साल मेहनत कर लीजिए या पूरी लाइफ मेहनत करना है। अब ये आप पे डिपेंड है कि आपको मेहनत कब करनी है। भाई, जीविकोपार्जन तो आपको तब भी करना होगा, जॉब लग जाएगी तब भी, नहीं लगेगी तब भी, रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए, लाइफ स्टाइल तो चाहिए ना। मेहनत तो आप तब भी करोगे। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कब मेहनत करनी है और कैसे मेहनत करनी है। इसी के साथ साथ मथुरा के शक शासक राजुल को मालवा के शासक ने पराजित कर दिया था और विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण कर दी। मथुरा के शक शासक कौन थे? राजुल। उसी टाइम पे मालवा का शासक ने क्या कर दिया? पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण कर ली थी। इसी उपलक्ष्य में उसने विक्रम संवत नामक कैलेंडर चलाया था। विक्रम संवत कैलेंडर कब चलाया गया था? 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत कैलेंडर चलाया गया था। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी के साथ साथ नासिक का एक शक शासक था नापना। अब देखो क्या हो रहा है कि भारत में ये कर्ण वंश के टाइम पे इन्होंने आक्रमण किया था, लेकिन कर्ण वंश के टाइम पे इन्होंने कहाँ पर आक्रमण किया था? सिर्फ भारत में आक्रमण किया था। भारत में आक्रमण करके सबसे पहले उन्होंने तक्षशिला में अपना केंद्र बनाया, उसके बाद महाराष्ट्र के क्षेत्र में। अब कर्ण वंश ने लगभग 43 वर्ष तक शासन किया था। कर्ण वंश समाप्त हो जाता है, ये अपनी शक्ति जमाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उधर कर्ण वंश चल रहा होता है। अब भारत में क्या होगा? पैरेलल शासन चल रहे हैं, कुछ हमारे देसी शासन चलेंगे, कुछ विदेशी भी आ रहे हैं। इसके बाद कर्णवंश समाप्त हो जाते हैं। कर्णवंश के बाद एक नया वंश आ जाता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की स्थापना किया था सिमुक ने। सातवाहन वंश की अलग से क्लास पढ़े हुए, उसको देख लीजिएगा। अब देखो क्या हुआ, सातवाहन वंश के टाइम पर शकों ने भी क्या कर लिया था, अपनी शाखाएं मजबूत करने लगे थे। ये भी धीरे धीरे विस्तार करने लगे थे। मथुरा के क्षेत्र को जीत लिया था, उज्जैन के क्षेत्र को जीत लिया था, नासिक के क्षेत्र को जीत लिया था। तो जब क्या हुआ था, नासिक का एक शक शासक था नाहपान। नाहपान ने क्या किया था, सात वंश के शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी पर आक्रमण किया था, लेकिन नापना क्या हो गया था, नापना पराजित हो गया था। तो पूछते किस शक शासक ने सातवाहन वंश के शासक पर आक्रमण किया था, नापना ने।
नापना ने आक्रमण किया था, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? महाराष्ट्र के नासिक में जोगलथंबी से हमें सिक्के मिलते हैं। उन सिक्कों में एक तरफ नापना का वर्णन है, एक तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का वर्णन है। गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए राजा शब्द का प्रयोग मिलता है। इससे पता चलता है कि नापना इस युद्ध को हार गया था, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इस युद्ध को जीत लिया था। तो नापना कहाँ का शासक था? नापना नासिक का शासक था। इसने किसके ऊपर आक्रमण किया था? गौतमीपुत्र सातकर्णी के ऊपर आक्रमण किया था, और ये आक्रमण आपको याद रहना चाहिए। इसी के साथ साथ सबसे प्रतापी शासक था उज्जैन का रुद्रदामन। रुद्रदामन का आपको एक अलग से अभिलेख भी मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख, जिसे हम गिरनार अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। संबंध किसका है? रुद्रदामन का। इसी के बाद ये कहा था कि उज्जैन का शासक था रुद्रदामन। इसने दोबारा शक शासकों के ऊपर आक्रमण किया। अब शक शासक कौन हो गया था? वशिष्ठिपुत्र पुलवामी। देखो, नापना ने किसके ऊपर आक्रमण किया था? गौतमीपुत्र सातकर्णी के ऊपर, लेकिन इसने आक्रमण किया वशिष्ठिपुत्र पुलवामी के ऊपर आक्रमण किया। वशिष्ठिपुत्र पुलवामी क्या हो गए? पराजित हो गए। रुद्रदामन युद्ध जीत गया, लेकिन बाद में क्या हो जाता है? रुद्रदामन और वशिष्ठिपुत्र पुलवामी के साथ वैवाहिक संबंध प्रारंभ हो जाते हैं। इसी के साथ साथ रुद्रदामन ने बाद में गुजरात का क्षेत्र, काठियावाड़ का क्षेत्र, ये सारे क्षेत्रों को जीता था। उज्जैन का तो स्वयं शासक था, गुजरात वगैरह के क्षेत्र को भी जीता था। तो इसने एक अभिलेख लिखवाया था, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख को रुद्रदामन, अब जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे? रुद्रदामन से। जूनागढ़ अभिलेख को हम गिरनार अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। जूनागढ़ अभिलेख में इसने लिखवाया था, मैं रुद्रदामन सौराष्ट्र में स्थित सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवा रहा हूँ। जबकि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। लेकिन सुदर्शन झील का पुनः निर्माण किसने कराया था? सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था आपके रुद्रदामन ने। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कई बार ऐसे ही, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे? जूनागढ़ अभिलेख का संबंध है रुद्रदामन से। रुद्रदामन कहाँ का शासक है? उज्जैन का शक शासक है। रुद्रदामन ने किसके ऊपर आक्रमण किया था? वशिष्ठिपुत्र पुलवामी के ऊपर आक्रमण किया था। रुद्रदामन ने एक अभिलेख लिखवाया था, कौन सा अभिलेख था? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखाया गया। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में था, और रुद्रदामन ने संस्कृत भाषा का बहुत अच्छा प्रेमी था। संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार भी रुद्रदामन ने किया। अब एक बात बताइएगा, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने एक अधिकारी पुष्यगुप्त की सहायता से। सुदर्शन झील का पुनः मरम्मत किसने करवाई थी? रुद्रदामन ने करवाई थी। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन द्वारा आप पूछ सकते हैं। इसी सुदर्शन झील का बाद में फिर से पुनर्निर्माण करवाता है ये आपका स्कंदगुप्त। जब गुप्त वंश पढ़ेंगे तो गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त ने भी सुदर्शन झील का पुनः जीर्णोद्धार करवाया था। सुदर्शन झील से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सुदर्शन झील का पुनः निर्माण किसने कराया? रुद्रदामन, जो कि उज्जैन का शक शासक था। इसके बाद एक बार से फिर से सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराएगा गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने कराया था। अंतिम शक शासक थे रुद्र सिंह तृतीय अंतिम शक शासक थे। इसी के बाद क्या हो जाता है? गुप्तों की शक्ति का विस्तार होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर दिया, और इसी के बाद भारत में शकों का अंत हो जाता है और गुप्त वंश आ जाता है चरम पर। इसी के बाद आपके पहलुओं का आक्रमण हो जाएगा, कुषाणों का आक्रमण हो जाएगा। पहलुओं के बारे में, कुषाणों के बारे में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से जुड़ा कोई दिक्कत, कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए।